Hello and welcome back on another video of your own channel Commerce League. Guys, आज की वीडियो में आज हम इम्पोर्टेंट एक परसेप्शन सीखने वाले हैं। थर्ड पार्ट हो चुका है, ये फोर्थ पार्ट है। बाकी के जो फर्स्ट पार्ट थी इसमें कंप्लीट थ्योरी हमने चर्चा की थी, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो नए हो चैनल पर तो अभी तक नहीं है, ये वीडियो देखी है उससे स्टार्ट करो, पूरी कंप्लीट थ्योरी आपकी हो जाएगी। फिर पार्ट 1 पार्ट 2 को डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी लिंक उसके भी है, जाकर चेकआउट कर लीजिए। बहुत इजी सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। डिवेंचर्स में से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये गारंटी मिली है। चौथे पार्ट में हम लोगों ने ये सीखना है कि जब डिवेंचर्स को हम किसी बैंक को देते हैं, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन के बदले में हमें कुछ ना कुछ वहां पर गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी को हम लोग मॉर्टगेज कहते हैं। तो मॉर्टगेज क्या चीज है, और उसके अलावा जब डिवेंचर को एक कोलैटरल के रूप में, एक कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है तो वो क्या चीज है, तो सब कुछ कवर करेंगे। पूरी देखना है वीडियो, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर खूब दबा के करना, लाइक करके चैनल की इस वीडियो को भी रीच डेफिनेटली देना। मैं उम्मीद आपको कॉपरेशन की जरूर करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी से सबसे पहले आप समझो कि कोलैटरल सिक्योरिटी होती क्या चीज है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने बैंक लोन लिया, बैंक लोन, और मैंने लिया मतलब मेरी कंपनी का नाम सपोज डुग्गू लिमिटेड है। कौन सा लिमिटेड है? डुग्गू लिमिटेड। समझ गए? बहुत बढ़िया। डुग्गू लिमिटेड ने बैंक से अप्रोच किया कि भाई हमें लोन चाहिए। अप्रोच किया बैंक को। बैंक का नाम है कोई भी हो सकता है, XYZ, SBI, ICICI, HDFC, कुछ भी। अब इनको जो लोन लेना है वो मान लो मोटा मोटा 8 लाख का लोन लेना है। कितने का लोन लेना है? 8 लाख का लोन लेना है। सपोज करो कि डुग्गू लिमिटेड के पास एसेट है प्लांट एंड मशीनरी के नाम का, जिसकी वर्थ जो है वो 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए के इस एसेट को हमें बैंक को क्या करना पड़ेगा? मॉर्टगेज करना पड़ेगा। मॉर्टगेज का मतलब शुद्ध भाषा में बोलो तो गिरवी रखना पड़ेगा। तो एक तो हमने अपने एसेट को रख दिया। इसके बाद भी बैंक का जो मैनेजर होगा वो हमको कहेगा कि हम आपको लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 8 लाख रुपए का ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये तो दे दिया आपने मॉर्टगेज, इसके अलावा हमें और भी चीज चाहिए। तो हम कहेंगे और तो हमारे पास क्या है? तो कहते हो कि कुछ भी दीजिए लेकिन आपको देना पड़ेगा। हम कहते हैं वो क्या चीज है? वो कहता है कोलैटरल के रूप में चाहिए। तो हम कहते हैं कोलैटरल का मतलब क्या है? सपोर्ट, एक सिक्योरिटी वैसी जो आपको कंपनी को उस वक्त पे देनी है जब आप कंपनी मतलब जो बैंक को, जब बैंक से आप लोन लेने जा रहे हो, जो मॉर्टगेज के अलावा एक आपको डिपॉजिट वहां पे करना, आपको रखना है उनके पास, उसी को कोलैटरल सिक्योरिटी कही जाती है। समझ में आया? अब सपोज करो कि हमारी कंपनी जो कि डुग्गू लिमिटेड जी है, डुग्गू लिमिटेड के पास 9% डिबेंचर्स है। कितना परसेंट? 9% डिबेंचर्स है, और हमने इसको इशू कर दिया। तो किनको इशू कर दिया? हमने इशू कर दिया बैंक को। अब कितना कर दिया? सपोज करो कि 15,000 डिबेंचर्स एट ₹100। तो 15,000 इंटू 100 करेंगे तो 15 लाख रुपए आएगा। ये 15 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स है ये भी बैंक को एक कोलैटरल, एक सपोर्टिव, एक सिक्योरिटी के नाम पे हमें उनको देना है। और जैसे हम उनको दे देंगे हम लोगों को ये 8 लाख का लोन सैंक्शन कर देंगे। हमारे पास एक डुग्गू लिमिटेड जिसके पास, उसके पास लोन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा सारा। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो 10 लाख रुपए का लोन है, अरे 8 लाख का जो लोन है, उसमें 10 लाख का तो जो देना है वो मॉर्टगेज। इसके अलावा जो डिबेंचर आप दोगे उन्हें, वो डिबेंचर्स को कहा जाएगा कि कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किया जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बात, जब भी हम कोलैटरल के रूप में देते हैं, कोई भी हम डिबेंचर्स कोलैटरल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में इशू करते हैं जब बैंक को, तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। मतलब कोई इंटरेस्ट उसमें कैरी
नहीं होता, वो तब तक ही रहता है बैंक के पास जब तक हमने लोन रिपे नहीं कर दिया। एक बार लोन रिपे कर दिया उसके बाद सारा डिबेंचर अपने आप ही कैंसिल कर देते हैं। उसकी जर्नलाइज क्या होती है, उसकी एंट्रीज क्या होती है, वो अभी आप कवर करने वाले हो। तो फिर आ जाइए, किस बात की लिमिट है। थ्योरी तो हमको समझ में आ गई भैया, पूरा डिटेल समझ में आ गया। अब जर्नलाइज करना सिखाओ भैया, ठीक है, आ जाओ। नेकी और कुछ कुछ चलो। तो सबसे पहले जब इशू करेंगे आप, क्या इशू करना बताओ? इशू करोगे डिबेंचर्स को। अब जब डिबेंचर्स को आप इशू करते हो तो आपके पास फिर यहां पे दो चीजें बनती है। पहली, जब जर्नल एंट्री पास करनी होती है, दो ट्रीटमेंट है बेटा। जर्नल एंट्री जब पास करनी होती है, और दूसरी क्या है, जब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है। तो जब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है फिर भी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, इसका मतलब ये आपको बैलेंस शीट में शो करना है। समझ गए? तो सबसे पहले आप आ जाओ कि जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जितने का भी लोन है वो लोन लिखो डेबिट आउट। यहां पे आता है परसेंट डिबेंचर, जो भी दिया जा रहा है। जैसे हमारे एग्जांपल में 9% था, तो 9% डिबेंचर्स। और जैसे मैंने कहा कि इस पर इंटरेस्ट देना नहीं होता है, इसको इंटरेस्ट को कोई चक्कर नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री पास हो जाती है, अमाउंट को लिख दिया जाता है। जैसे आपने लोन कितने का दिया था, डिबेंचर कितने का इशू किया था, 15,000 × 100 15 लाख, तो 15 लाख या 15 लाख है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये लोन रीपे होगा, ये लोन रीपे हो जाएगा बैंक को, तो यही एंट्री को रिवर्स कर देना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस को क्रिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहे तो दो बातें। एक तो कोलैटरल सिक्योरिटी को जब आपने इशू कर दिया बैंक को एक लोन के अगेंस्ट में, तो अगर जर्नल एंट्री पास करके ट्रीटमेंट करनी है तो ये ट्रीटमेंट करनी है आपने, ठीक है। इशू टाइम पर ये एंट्री है और रिपेमेंट प्लान तो ये होती है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें कन्वर्जन कुछ नहीं होता। बैलेंस शीट में अगर हम करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री के तहत ट्रीटमेंट ना हो, तो इसके लिए फिर दो केस बनते हैं। एक, आपने जो लोन ले रखा है वो शॉर्ट टर्म का लोन ले रखा है क्या, मतलब 3 साल के अंदर के लिए लोन ले रखा है, या 3 साल से ज्यादा के लोन ले रखा है। तो अगर लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तब, और शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है तब, दोनों को समझिए ध्यान से। ये बैलेंस शीट बन रही है, ये बनेगी नोट, यहां पे आता है अमाउंट, और यहां आता है आपका पर्टिकुलर्स। उसके बाद पहला सेक्शन बनेगा, इसको हम हेड कहते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नो प्रॉब्लम। इसके बाद यहां पे आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। यहां पे आप नोट नंबर 1 लिखेंगे, और जितने का भी आपने इशू कर रखा है, जो भी आपने ले रखा है, बेसिकली कितना ले रखा है आपने लोन, 15 लाख का डिबेंचर इशू कर रखा आपने, दिखा दिया। अब ये 15 लाख के लिए जो नोट्स है वो नीचे आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, इसको याद क्लोज होगा, डंडा डाल के दो नोट्स टू अकाउंट्स, और यहां पे आप 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वहां 1 लिख दिया है, तो इसका कॉपी होना चाहिए। और यहां पे अमाउंट आएगा, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, जिस हेड में ये बात हो रही है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नो प्रॉब्लम। नॉन करेंट में कौन है? नॉन करेंट में ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। तो अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो आप इसको 2 तरीके से कहना, क्या, लोन या
एक और नाम अच्छा देखो, टर्म लोन। अगर आपने SBI से लिखा है तो फ्रॉम SBI या तो फ्रॉम ICICI, जो भी है उसका लिख देना नाम। जो भी नाम आएगा, यहाँ पे आपने 15 लाख लिखना है, आप 15 लाख लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए कि 15,000 9% डिवेंचर्स एट द रेट 100 एज कोलैटरल। समझ गए? बस ब्रैकेट बंद करो और ये काम खत्म। अगर यही शॉर्ट टर्म में है तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लॉन्ग करंट की जगह वहां करंट लायबिलिटी आ जाएगी, करंट लायबिलिटी के बाद यहाँ लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म आ जाएगा, बाकी सब सेम है। समझ गए? दोनों ट्रीटमेंट आपके पल्ले पर दो, एकदम मदद में इजीली चली गई। इसमें मैं एक और चीज बताता हूं कि अगर जर्नल करने के बाद भी बैलेंस शीट में शो करना पड़े, जर्नल करने के बाद भी बैलेंस शीट में शो करना पड़े, तब क्या करते हैं? कुछ खास नहीं करते, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो तुमने लोन ले रखा है, कहाँ समझाऊं? चलो यही समझाता हूँ। मान लो तुमने जो लोन ले रखा है वो कितने का लिया था हमने एग्जाम्पल में? 8 लाख का लिया था, 8 लाख का लोन लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डिवेंचर कितना दिखाया? 15 लाख दिखाया ना। तो अंत में माइनस जो डिवेंचर सस्पेंस को आपने राइट ऑफ किया, मतलब खत्म किया, वो यहां पर आएगा डिवेंचर सस्पेंस के नाम से। और अगेन 15 लाख रुपए यहां पर होते और ये काउंटर हो जाएगा। क्या समझे? मतलब कि जब आपने लोन को रीपे कर दिया, तो लोन रीपे करने के बाद जब आपने डिवेंचर इशू किया तो वो लिखा, तो लोन को रीपे कर दिया तो डिवेंचर सस्पेंस को माइनस करके उसको कैंसिल इफेक्ट में खत्म कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक का तुम्हारे से लेना देना नहीं है और तुम्हारा बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं है। बैंक का तुम्हारे से तभी तक लेना देना है जब तक तुम उनकी इनकी रीपेमेंट नहीं कर देते। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत। इसके बाद आपको एक दो चीजें और सीखनी है, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपको किसी बच्चे को ऐसा लगे कि थोड़ा फंस रहा है या नहीं समझ में आ रहा, एक बार और पॉज करके देख लेना। आई एम श्योर यू हैव टू, और आपको सब समझ में आ जाएगा। बट स्टिल मैं एक विंडो हमेशा ओपन करके रखता हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना आए, एक दो बार में ना आए, तो इसकी लोड मत लेना। कमेंट सेक्शन में लिख देना उस पॉइंट को, मैं फिर से उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। हालांकि उसी वीडियो में आपको जहाँ प्रॉब्लम आए उस पर आप बता सकते हो कि सर ये वाली चीज़ कैसे आई, तो वो भी आपकी हेल्प वहाँ कर दी जाएगी। दूसरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इशू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक नहीं है, उसको मैं हटा दूँ तो बेहतर है। यहां पर आपको बताने में वाला हूं कि अगर डिवेंचर आपने इशू किया है नॉर्मली, क्या किया है? डिवेंचर को आपने इशू किया है, कर दिया, तो उसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ड्यू हो रहा है, समझो क्या हो रहा है? अगर ड्यू हो रहा है तो उस केस में एंट्री क्या पड़ेगी? पहली जब ड्यू होगी तब, और दूसरी जब पे होगी तब। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर हम ड्यू करेंगे तो सबसे पहली जो एंट्री आने वाली वो ये है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। किसको ड्यू करेंगे भाई? जिसने डिवेंचर ले रखा है, डिवेंचर होल्डर। अब एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कंपनी के लिए तो एक खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होती क्या चीज है? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस है, इंटरेस्ट तो यहाँ बनेगा, कंपल्सरी पेमेंट है। और इसीलिए यहाँ पर जो अमाउंट आपने ले रखा होगा, जो भी इंटरेस्ट बनता है, सपोज करो कि अभी आपके एग्जाम्पल में क्या बताया था हमने, 15,000 के डिवेंचर थे, 100 रुपये पे थे, तो 15 लाख रुपया हो गया। अब 15 लाख का मान लो 10% का डिवेंचर है, तो 10% मतलब कितना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपये यहाँ और यहाँ आ जाएगा। समझ रहे बात? कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में आ सकता है कि सर अगर डिवेंचर्स को इशू ही किया है 6 महीने में, तो अगर 6 महीने के लिए करना है तो 1.5 लाख का आधा कर देना, 75,000 आ जाएगा, वो 75 में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अल्टीमेटली जब डिवेंचर्स को हम डिवेंचर का इंटरेस्ट उसे पे कर देंगे तो डिवेंचर होल्डर्स हमारा डेबिट हो जाएगा, जो हमने डेबिट होल्डर क्रेडिट किया था। सो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और फाइनली हमने उसे कर दिया पेमेंट, तो बैंक से पेमेंट हो जाएगी बैंक अकाउंट,
और रियल नेचर के हिसाब से एसेट के जाने पर हम क्रेडिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट भी अमाउंट आप डालना, नो प्रॉब्लम, सब ठीक है, सही है, चकाचक, ओके। और इंटरेस्ट इन डिबेंचर सीखने के बाद एक चीज और आपने सीखनी है, क्या? देखो अगर मैं आपको कहूं, इन केस में आपको कहूं कि डिबेंचर्स आप एक ऐसे को इश्यू कर रहे हो जो अंडर राइटर्स है, तो अगर डिबेंचर्स अंडर राइटर्स को इश्यू कर रहे हो तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। डिबेंचर्स किसको इश्यू हो रहा है? टू, यहां भी लिख सकता था बट चलो कोई नहीं। डिबेंचर इश्यू टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो समय पड़ने पर आपके मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, 90% से पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आगे की प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगी, उसके लिए ही अंडर राइटर्स काम आते हैं। जैसे हम प्रोमोटर्स को डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसकी एंट्री हमें सिखाती थी आपको थर्ड पार्ट में, वैसे उस वाले में आपको अंडर राइटर्स के साथ अगर डील करनी हो तो क्या एंट्री बननी चाहिए? सबसे पहला अंडरराइटिंग कमीशन, डेबिट टू अंडर राइटर्स। तो पहली एंट्री हो जानी है कि जितने भी अंडर राइटिंग की कमीशन बनती है वो कमीशन को और अंडर राइटर्स के नाम पे सुन अमाउंट डाल दो। अब उसके बाद अंडर राइटर्स को हम इशू करेंगे डिबेंचर्स, तो भाई तो क्रेडिट हुआ था उसको करो डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू जो भी डिबेंचर आप इशू करना चाहते हो, परसेंट डिबेंचर्स 9%, 10%, 11%, जो भी कंपनी का हिसाब है, जो भी हमारे डुगो लिमिटेड का हिसाब है, डुगो लिमिटेड में एंट्री मारेगा एंड गेम इज ओवर। आई होप समझ में आ गया, ये भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं तो उसमें। अब एक चीज और, बताओ, चलो सीखो। तो कई बार क्या होता है कि आपने जो डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया, या आपने प्रमोटर्स को जो डिबेंचर्स इशू किया, या आपने जो अंडर राइटर्स को डिबेंचर इशू किया, ये जो लॉस है, वो जो नुकसान है, ये नुकसान बेसिकली है क्या? कैपिटल नेचर के, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैपिटल नेचर। इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। इसको किताब जब खत्म होने वाली है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो आपको इसको खत्म भी करना पड़ेगा, मतलब राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो राइट ऑफ की एंट्री भी आप लगे आज सीख लो। राइट ऑफ की एंट्री, अब राइटिंग ऑफ की एंट्री क्या होंगे? सबसे पहले जो भी आपके खर्चे हैं या जो भी मैंने बताया आपको तीनों नेचर में, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पास जाना है और उसको पूछना है कि भाई तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं क्या? उसके पैसे पड़े हैं, वहां से पैसा यूटिलाइज कर लो, यूटिलाइज कर लो 52 सेक्शन में, और यूटिलाइज कर लो किस लिए? क्योंकि आपको नुकसान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो अमाउंट है वो सफिशियंट नहीं है, मान लो मुझे करीबन 4 लाख रुपए राइट ऑफ करना है, प्रमोटर्स को मैंने इशू किया, अंडरराइटर्स को इशू किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में पैसे दे रहा हूँ इंटरेस्ट के नाम पे, मुझे मिला चला के 4 लाख रुपए देने, मैंने दे दिए, तो मुझे राइट ऑफ करना है, उसको यूटिलाइज करना है कि कैसे लाऊंगा वो पैसा में। तो इसके अंदर मान लो पड़े हुआ है केवल 3 लाख रुपए। अब 3 लाख तेरे राइट ऑफ तो बचा कितना? 1 लाख करना वाला कंपल्सरी है। तो उस 1 लाख के लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। और अल्टीमेटली जिसको भी आपने राइट ऑफ करना है वो यहां पे लिख देना, जिसको भी राइट ऑफ करना है। आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करना है जो आपने प्रोमोटर्स को दिया था, आपको अंडर राइटर्स का करना है जो कि कमीशन लिखना, अंडर राइटर्स में लिख देना, या आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करना है तो उस केस में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लो इसका पैसा था, मान लो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, इसका 1 लाख और इसका भी 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख रुपए पड़े हुए थे, तो 3 और 1 4 लाख यहाँ पे तो राइट ऑफ हो जाएंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सारा पैसा ऑलरेडी पड़ा ही है 4 लाख,
तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम में रुपया ना हो, तो सारा का सारा राइट ऑफ कहां से होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्टेटमेंट ऑफ P&L को ही हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, नहीं तो नॉलेज के लिए तो है अच्छी बात। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। एकदम समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर लगातार सीक्वेंस में आप पार्ट देख रहे हो तो ये चैप्टर आपका लगभग 90% खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट और आएगा, इसके अंदर रीडिंग वाला क्वेश्चन सीखेंगे और फिर ये चैप्टर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद बाकी का काम किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नोटिफिकेशन को बेल आइकन को जरूर हिट करना जो पहली बार चैनल पर आए हैं, और जो देखे रहे लगातार उनको अच्छी लग रही है तो खूब दबा के शेयर करो जितना कर पाओ। चलो, आई होप आपको सफलता मिली है। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दो। किस टॉपिक को आगे आगे आप करवाना चाहते हो इस चैनल पे अपने भैया से, वो भी आप लिख सकते हो। वो भी आप ओपन कम्युनिकेशन है, ओपन कमेंट सेक्शन है आपके लिए। मिलता हूं कल, तब तक जय श्री राम।